मास्टर ने उसे साफ तौर पर ऊपर के हिस्से को जोड़कर इसे पहले जैसा बनाने को कहा था। पेड़ को देखा और सोचा कि क्या वो 5 एलिमेंटल टेक्निक्स का एप्लीकेशन कर सकता है। इसके बाद उसने अपना हाथ पेड़ पर रखा, वाटर काई का इस्तेमाल किया और देखा कि पेड़ की टूटी हुई बार्क आपस में जुड़ गई। तभी अचानक वो उस पेड़ के पास पहुंचा और जो उसने वहां देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। यकीन हो गया कि ये सब चिन्ह ही का ही काम है। उसी समय क्लिनिक के एंट्रेंस पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। आदमी ने सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि कोई उस बच्ची को देखे। अचानक बीकरिन वहां आ जाते हैं। बीरिन झुककर उसकी नब्ज चेक करते हैं, साफ साफ कह देते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। सुनते ही आर्चर का गुस्सा और भड़क जाता है। वो अपनी सारी माना इकट्ठा करके बीरिन पर हमला करता है। युओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत रहने की विनती करता है, क्योंकि ये जगह व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल है। और प्रोटैगनिस्ट ये देखकर चौंक जाता है। जैसा उसने सोचा था, यूऊ वास्तव में बहुत ताकतवर है, भले ही उपन्यास में उसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया था। आर्चर गुस्से में भड़क जाता है और यूहो से कहता है कि उसका हाथ छोड़ दे। उसे लगता है कि ये सब उसे इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका पैसा गंदा है और इसी वजह से वे उसकी बेटी का इलाज नहीं कर रहे। वो कहता है कि हुआ के डॉक्टर्स और ये सब भी नकली और दिखावटी हैं, इसलिए अब वो सबको मार डालेगा। चिन्ही को उस इंसान से इतनी जबरदस्त हत्या करने की इच्छा महसूस होती है कि वो चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो वाकई में फैंटम आर्चर जैसा ही है। तभी अचानक वो पीछे देखता है और वहां कुछ लोग आते हुए दिखते हैं। वो लोग उस आदमी को चारों ओर से घेर लेते हैं और आर्चर को यकीन नहीं होता कि इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट वहां हैं। चेनी को यह देखकर बहुत हैरानी होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये हॉस्पिटल भी मार्शल आर्ट्स में गहराई से जुड़ा हुआ एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इनके पास मार्शल आर्टिस्ट ब्रांच भी हो। बीकरन साफ कर देता है कि वे असंभव को संभव नहीं बना सकते। आर्चर अपनी बेटी की ओर देखता है, फिर गुस्से से भड़क कर बोलता है, अगर ऐसा है तो अब यहीं मुझे मार दो और मेरी बेटी को भी, नहीं तो मैं फैंटम आर्चर की हैसियत से कसम खाता हूं कि इस हॉस्पिटल के हर एक व्यक्ति को मार डालूंगा और उसके बाद उस दिखावटी हुआ डॉक्टर को भी खत्म कर दूंगा। प्रोटैगनिस्ट ये सब देखकर घबरा जाता है क्योंकि माहौल बहुत खराब हो गया है और वो सोचने लगता है कि ये दोनों लोग यानी बीरेन और युओ इतने शांत क्यों हैं। बीरेन उस आर्चर से कहता है कि जो करना है करो, लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि सड़क पर सड़ती हुई तुम्हारी लाश और तुम्हारी बिना नाम की बेटी की लाश भी हम सब देखेंगे। ये सुनकर आर्चर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि वो क्या कह रहा है। बीक रेन मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वो मजाक करता हुआ लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट को अपने शरीर में एक सिहरन सी महसूस होती है क्योंकि उसने अपने मास्टर के चेहरे पर इतनी ठंडी और कठोर एक्सप्रेशन पहले कभी नहीं देखी थी। इस बार उसका मास्टर पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति लग रहा था। आर्चर गुस्से में कहता है कि उसने सुना है कि व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर मार्शल आर्ट्स में भी फर्स्ट क्लास है और उसे पता है कि वो उसकी बातों को सच करते हुए उसे लाश में बदल सकता है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो जाते जाते कम से कम एक आदमी को तो अपने साथ लेकर ही जाएगा। प्रोटैगनिस्ट डर जाता है और सोचता है कि वो आदमी उसे ही क्यों घूर रहा है, क्या वो उसे ही मारने की बात कर रहा है। बीरेन उस आर्चर की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसा कहना फैंटम जैसे इंसान को ही शोभा देता है और शायद वो सचमुच एक बच्चे को बंधक बनाना चाहता है, इसलिए अब उसके मन में कोई संदेह नहीं बचा। अब प्रोटैगनिस्ट की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि बात अब और भी खराब होती जा रही है। वो सोचने लगता है कि कहीं आर्चर उसे सच में ना मार दे, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि उस आर्चर ने उसके मास्टर के इकलौते डिसाइपल को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की थी। इसलिए अब प्रोटैगनिस्ट किसी भी हाल में अपने मास्टर को रोकना चाहता है। वो घबराकर अपने मास्टर को पुकारता है और कहता है कि थोड़ा रुकिए, क्या मैं एक बार देख सकता हूं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और बीकरिन उससे पूछता है कि वो क्या कह रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो अपने मास्टर की इस बात से पूरी तरह सहमत है कि उस लड़की को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर वो लड़की वैसे भी मरने ही वाली है तो शायद उस पर एक्सपेरिमेंट करना सही रहेगा और अगर इस तरह से वो उस विलन को अपनी साइड में कर सके तो ये काफी फायदेमंद होगा। थोड़ी ही देर बाद वर्कर उस बच्ची को अंदर ले जाता है और प्रोटैगनिस्ट को खुशी होती है कि आर्चर अब एक बजकर से फिर से एक पिता बन गया है। उसे पता था कि वो आदमी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो किसी बच्चे को बंधक बना ले, क्योंकि वो अपनी बेटी की जिंदगी में ही अपनी सारी शान और गर्व समेटे हुए है। बाद में फैंटम आर्चर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने अच्छाई और बुराई के बीच की राह पर चलकर ही इतनी तेज नजर पाई है। उसने देखा कि व्हाइट ड्रैगन डॉक्टर की आंखें वैसी नहीं हैं जो इंसानों को इंसान की तरह देखती हैं। प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि उसके मास्टर की आंखें कैसी दिखती हैं। आर्चर कहता है कि वो ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन उसके सुंदर चेहरे और शालीन मुद्रा के पीछे कुछ और ही छिपा हुआ था। उसकी इंद्रियों ने साफ साफ कहा कि वहां किसी की मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय एक इंसान के। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसका मास्टर उसे बहुत ज्यादा महत्व देता है। आर्चर भी इस बात को महसूस करता है और कहता है कि डॉक्टर्स मौत का सामना बाकी किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा करते हैं और शायद इसी वजह से वो आम इंसानों से ज्यादा बिगड़ जाते हैं। हुआजू डॉक्टर भी अजीब था, लेकिन कम से कम वो एक इंसान जैसा तो लगता था, जबकि व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर ऐसा लगता था जैसे वो किसी पत्थर और किसी इंसान को एक ही तरह की मुस्कान देता है।
और यही बात उसे बेचैन कर देती थी। इसलिए वो चिन्ही के कंधे पर हाथ रखकर ईमानदारी से माफी मांगता है। इसलिए आर्चर ने उससे विनती की कि वो उसकी बेटी को बचा ले और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। आर्चर की ये सच्चाई और भावना हवा में इस कदर घुल जाती है कि वो किसी भी जहर से ज्यादा घातक महसूस होती है। भले ही चिन्ही की उम्र और दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी हो, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे वो फिर से ऑपरेशन थिएटर की रिंग में खड़ा है, क्योंकि ये भी एक हॉस्पिटल ही है। कुछ समय बाद ऑपरेटिंग रूम में बच्ची ऑपरेशन टेबल पर पड़ी होती है और बीकरेन अपने शिष्य से पूछता है कि क्या वो अपने मेडिकल नॉलेज से इस बच्ची को बचा सकता है। प्रोटैगनिस्ट कुछ देर सोचता है और साफ कहता है कि वो कुछ गारंटी नहीं दे सकता। वो सोचने लगता है क्योंकि इस दुनिया में न तो एक्सरे है, न सीटी स्कैन और न ही एमआरआई जैसी तकनीकें, इसलिए पूरी स्थिति जानना नामुमकिन है। लेकिन अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने किताब में पढ़ा था, तो शायद उसके पास एक उपाय हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सबसे पहले पेट की जांच करनी होगी और अपने मास्टर से पूछता है कि क्या यह संभव है। बीकरेन हामी भरता है और पूछता है कि क्या वो सिर्फ देखने और पल्स पकड़ने से ज्यादा गहरी जांच चाहता है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है हाँ, क्योंकि उसने अभी तक काई पढ़ना नहीं सीखा है। तब बीकरेन उसे देख लेने को कहता है। काई इंस्पेक्शन इस दुनिया मिरम में आकर अब तक की सबसे चौंकाने वाली चीजों में से एक थी। बीकरेन बच्ची के शरीर को छूता है और गहरी जांच शुरू करता है। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि काई का इस्तेमाल पूरे शरीर की जांच के लिए किया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड स्कैन की तरह होता है, लेकिन काई सेंस के कारण उससे भी ज्यादा सटीक। उसे बताया गया था कि एक इंसान काई के प्रवाह से शरीर के अंदर की स्थिति को लगभग महसूस कर सकता है, लेकिन इसे अपनी आंखों से यूं सामने देखकर यह अनुभव और भी ज्यादा रोमांचक बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट के पास भी अच्छी खासी इनर फोर्स है, तो वो सोचने लगता है कि क्या अभ्यास के जरिए वो भी ऐसा कर सकता है। जब बीकरेन ने बच्ची की पूरी तरह से जांच कर ली, तो उसने गंभीरता से कहा कि जो वो अब बताने जा रहा है वो सिर्फ उन तीनों के बीच ही रहना चाहिए। उसने बताया कि जिसने इस बच्ची पर हमला किया है उसने बहुत ही शक्तिशाली वाटर एलिमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया है और उसमें कुछ ऐसे अनोखे गुण हैं जो एक विशेष मार्शल आर्ट की जानकारी के बिना आ ही नहीं सकते। प्रोटैगनिस्ट अंदाजा लगाता है कि शायद उसके मास्टर का मतलब है कि हमलावर किसी खास क्लैन से जुड़ा है। बीकरेन हामी भरता है और बताता है कि वो व्हाइट ब्लेड क्लैन से है, जो जस्टिस फैक्शन का हिस्सा है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि जस्टिस फैक्शन आमतौर पर बुराई नहीं करता और इस तरह का कुछ करना उनकी छवि से बिल्कुल उल्टा है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसे लगता है कि फैंटम फैमिली और उसकी बेटी के साथ ऐसा करना, चाहे कोई पुरानी दुश्मनी ही क्यों ना हो, हद से ज्यादा है। वो सोचता है कि आखिर ऐसा बेरहम इंसान कौन हो सकता है, और उसे याद आता है कि फैंटम आर्चर ने उपन्यास के अंत तक भी असली हमलावर का पता नहीं लगाया था। इसलिए उसे पूरा यकीन है कि अगर हमलावर सच में जस्टिस फैक्शन से है तो वो किसी भी हद तक जाएगा उसे चुप कराने के लिए, और अगर हालात बिगड़े तो ये बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। चिनी सोचता है कि यह सिर्फ एक फैंटम आर्चर का निजी मामला है और इसमें उन्हें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मरीज को बचाना है। ये बात सुनकर उसके मास्टर चौंक जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसमें जो ये सीधी सोच है वो उसकी पुरानी जिंदगी की वजह से है, लेकिन डॉक्टर के रूप में ऐसा सोचना जरूरी भी है। उसके गुरु मानते हैं कि वो सही है और उससे पूछते हैं कि अब क्या करना है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि लड़की की मौत की वजह फेफड़े फटना और अंदर सडन फैलना बताया गया था, इसलिए वो सोचता है कि सर्जरी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन उसे चिंता है कि क्या लड़की के शरीर में इतनी ताकत है कि वो सर्जरी सह सके। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सर्जरी से पहले उसके पिता की इजाजत जरूरी है, इसलिए वो बाहर जाता है और फैंटम आर्चर से कहता है कि उनके पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो उसे आराम से मरने दें। वो लोग एक्यूपंक्चर करेंगे जिससे उसे आखिरी वक्त तक कोई दर्द ना हो। वो लोग फाइनल सर्ज टेक्निक का इस्तेमाल करके लड़की को आखिरी बार होश में भी ला सकते हैं, ताकि उसके पिता उससे एक बार बात कर सकें। ये सुनकर उसके पिता चिंतित हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे समझाता है कि दूसरा रास्ता है कि वे आखिरी दम तक कोशिश करें, लेकिन अगर इलाज कामयाब नहीं हुआ तो उसकी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है और उसे दर्द भी सहना पड़ सकता है। फैंटम आर्चर रोने लगता है और कहता है कि ये डॉक्टर उस पिछले डॉक्टर से 100 गुना बेहतर है जिसने बिना सोचे समझे इलाज का दावा कर दिया था। इसलिए वो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो ये सब इसलिए कह रहा है ताकि अगर इलाज न हो पाए तो वो उसे दोष न दे, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं होगी। प्रोटैगनिस्ट इससे इनकार करता है और कहता है कि वो तो बस इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो लड़की की किस्मत का फैसला करने का हकदार नहीं है। उसने तो उसे इलाज ही पहली बार देखा है। असल में उसका पिता ही उसे सबसे बेहतर जानता है। वही जानता है कि उसकी बेटी क्या चाहती थी, इसलिए फैसला भी उसी को करना चाहिए। यह सुनकर फैंटम आर्चर को याद आता है कि उसकी बेटी ने उससे कहा था कि उसे भेस बदलकर काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। वो हमेशा से ऐसा ही करती आई है। उसने वादा किया था कि वो बुरे लोगों से बचकर रहेगी और चाहती थी कि उसका पिता उन सबको पकड़ ले। वो बताता है कि उसकी बेटी बाकी सब बच्चों से कहीं ज्यादा बहादुर थी और वो उसे ये कभी नहीं बता पाया कि असल में वो क्या करता है। इसलिए उसने अपनी बेटी को ये कहकर बहलाया कि वो एक बहादुर नाइट है जो जांग गुट का हिस्सा है।
और वो बच्ची अपनी आखिरी सांस तक इस कहानी पर यकीन करती रही। वो चाहती थी कि वो भी एक दिन अपने पिता की तरह मार्शल आर्ट्स सीखे और एक महान नाइट बने। लेकिन तभी वो लड़की हमला झेलती है और अपने पिता से पूछती है कि वो इतनी देर क्यों लगा कर आया, क्योंकि वो उसके जैसे लड़ नहीं सकती। लेकिन फिर भी उसने बुरे आदमी से अकेले अच्छी तरह से मुकाबला किया। वो आदमी झूठा था और डरपोक भी, जो गरीबी से तो बचना चाहता था, लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी समाज से अलग हो जाए। फैंटम आर्चर रोने लगता है। उसे लगता है कि ये सब उसके घटिया पिता की वजह से हुआ, और वो प्रोटोगनिस्ट से गिड़गिड़ाकर कहता है कि उसकी बेटी को बचा ले। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी मर जाए, जबकि उसका निकम्मा बाप अब भी जिंदा है और ठीक ठाक हालत में है। वो उसकी जिंदगी की भीख मांगता है। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट ऑपरेशन रूम में लौटता है और उसका गुरु पूछता है कि क्या उसने अच्छे से बात की। चेन ही बताता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने वही कहा जो अपने गुरु से कहा था, कि वो उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। बीरिन समझ गया कि अब जल्दी करनी होगी, इसलिए उसने कहा कि यूहो को तुरंत बता दो कि ऑपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए। चेन्ही ने हाँ में सिर हिलाया। जब वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है तो सोचता है कि अस्पताल कोई खूबसूरत या शांत जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा युद्ध का मैदान है जहां बार बार लड़ना पड़ता है। थोड़ी ही देर में सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं और वो जान जाता है कि उस बच्ची को लीवर फटने की समस्या है, जिसे लिवर लैसरेशन या रप्चर कहा जाता है। उसकी लिवर एकदम टोफू की तरह कुचल चुकी थी। जैसे उसके मास्टर ने बताया था कि इंटरनल काई कंट्रोल मेथड से ऐसा हो सकता है। उसकी इंटेस्टिन्स भी फट चुकी थीं, लेकिन रिब्स पूरी तरह सही थीं। ये बहुत अजीब था, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो 15 दिन तक कैसे जिंदा रही। चेन्ही ने सोचा कि शायद ये उसकी इनर फोर्स और दी गई मेडिसिन की वजह से हुआ। काई सच में बहुत पावरफुल है। ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और बॉडी को जीवित रखने में मदद करता है। थोड़ी देर बाद युओ भागता हुआ आया और पूछा क्या उसने जो बनाने को कहा था वो यही चाहिए था। चेन्ही ने खुश होकर वो ट्यूब पकड़ ली और हैरान रह गया कि युओ ने इतनी जल्दी उसे बना भी दिया। वो सोच रहा था कि ये बंदा क्या चीज है। चेन्ही ने उसे एक इन्फ्यूजन लाइन बनाने को कहा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, और युओ ने उसे बिल्कुल सही और जल्दी बना दिया। बीकरेन भी सरप्राइज्ड था कि क्या चेन्ही सच में ब्लड देने वाला है। चेन्ही ने कंफर्म किया कि हाँ, बिना ट्रांसफ्यूजन के बच्ची की जान नहीं बच पाएगी, इसलिए वो उस बच्ची और उसके पिता के बीच ब्लड लाइन कनेक्ट करेगा। फैंटम आर्चर अपनी बेटी के लिए सब कुछ देने को तैयार था। वो बोला कि अगर जरूरत हो तो वो अपने शरीर का पूरा खून दे देगा। अब सब कुछ तैयार था। चेन्ही ने तय किया कि वो दोनों साइड से ओपन सर्जरी करेगा। बच्ची को साइड में लिटाकर उसने सोचा कि अगर वो इंटरकॉस्टल नर्व्स को केयरफुल तरीके से काटे तो अंदर की प्रॉपर विजिबिलिटी मिल सकती है, जिससे वो सर्जरी ठीक से कर सके, क्योंकि वो अब मिरियम की दुनिया में है। चेन्ही सोचता है कि शायद यहाँ वो एक ब्लेड का इस्तेमाल कर सके और बाद में उसे फिर से जोड़ भी सके। ये तरीका शायद मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक से रिकारिंग से भी ज्यादा साफ और सटीक हो। बीकरेन ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी कमाल की है। वो समझ गया कि ये हाथ उस इंसान के हैं जिसने सैकड़ों बार सर्जरी की। उसे हैरानी हो रही थी कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतना कर सकता है। ये बियॉन्ड स्किल था, ये एकदम अद्भुत था। यूओ और बीकरेन दोनों को समझ आ गया कि ये नॉलेज इस दुनिया से बाहर की है, क्योंकि उन्होंने ऐसी सर्जरी पहले कभी नहीं देखी थी। ये किसी दूसरी दुनिया की जानकारी थी। चेन्ही ने प्रोसीजर तुरंत शुरू किया और ब्लीडिंग को मिनिमाइज किया। वहीं युओ अपनी वॉइड सक्शन टेक्निक से सारा खून और बॉडी फ्लूइड साफ कर रहा था। फैंटम आर्चर अपनी बेटी की लाइफ बचाने के लिए अपनी काई से उसे सपोर्ट कर रहा था, और अंत में बीकरेन ने भी अपनी काई डाली ताकि मेडिसिन के असर को एम्पलीफाई किया जा सके और बच्ची की जान बनी रहे। सब लोग मिलकर एक बच्ची की जान बचाने में लगे थे। कुछ समय बाद चेन्ही ने कहा कि अब बस सूचर्स लगाने हैं और फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बीकरेन घबराते हुए बोला कि उसकी ब्लड प्रेशर गिर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। चेन्ही भी चिंता में पड़ गया। उसे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हार्ट रेट भी गिर रही है। शायद अंदर ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो गई हो, और इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्ची अब नहीं बचेगी। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यही करते हैं, और अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यारो। बाकी सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी।